नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपके सामने एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जो ऑडियो फॉर्म में होगी। ऑडियो फॉर्म में हम बातचीत करेंगे और ये एक लेक्चर, ये जो सेशन है, इस सेशन में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार एक जो कला आंदोलन है, खासकर पश्चिमी कला आंदोलन, ये एक नए कला आंदोलन के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। और ऑडियो फॉर्म में रखने का कारण ये है कि जब हम रिलैक्स कर रहे हों, रात में सोने जा रहे हों, तब हम आंख बंद करके हेडफोन लगा के जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है, जो मेन रीज़न्स हैं किसी भी कला आंदोलन को शुरू होने के, उसके बारे में हम समझ सकें। एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तब फिर हम डीपली किसी भी टॉपिक के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आपके सामने जो टॉपिक है वो है नवशास्त्रीवाद, जो लिखा हुआ है आपके सामने। इस टॉपिक पे ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुके हैं जिनमें हमने डीपली नवशास्त्रीवाद के बारे में स्टडी करी हुई है। आप चैनल पे जाके उनके बारे में देख सकते हैं। आज हम नवशास्त्रीवाद के बारे में जो मेन इन्फॉर्मेशन है, मेन कोर कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि नवशास्त्रीवाद शुरू हुआ क्यों। बच्चों, नवशास्त्रीवाद, अगर हम वेस्टर्न आर्ट को डिवाइड करें तो वेस्टर्न आर्ट बेसिकली 2 सेंटर पे डिवाइड होती है। पहली होती है इटली फोकस्ड और दूसरी होती है फ्रांस फोकस्ड। वैसे आप अगर वेस्टर्न आर्ट को डीपली पढ़ेंगे तो जर्मनी में भी हुई है, रशिया में भी हुई है। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें, कला को अगर हम मुख्य 2 भाग में बांटें तो एक कला का सृजन इटली में हुआ है और एक कला का सृजन फ्रांस में हुआ है। और फ्रांस की कला को हम आधुनिक कला भी बोल देते हैं कुछ अर्थों में, जैसे कुछ इसके अपने रीज़न्स हैं। तो कला आंदोलन फ्रांस में ही हुए, इटली में उतने नहीं हुए, या इटली में एक क्रिश्चियनिटी की विचारधारा से जुड़ी हुई चीज़ें ही हुई। इसके अलग अलग रीज़न्स हैं। रीज़न क्या है? आप सभी को पता होगा कि जो क्रिश्चियनिटी है, इसका जो सेंटर है, जो पोप हैं, वो रोम में रहते हैं। और इटली कभी भी क्रिश्चियन आर्ट से बाहर नहीं निकल पाया। उसकी आर्ट के आसपास क्रिश्चियनिटी कहीं ना कहीं घूमती रही। रोम, आप सभी जानते हैं कि रोमस ने रोम को बचाया। रोमस और रेमला 2 भाई थे और उन्होंने रोम की स्थापना करी और फिर उस नगर का नाम रोम रखा गया। बाद में रोमस ने लगभग पूरे यूरोप, आधे ब्रिटेन और उत्तरी अफ्रीका और बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया। रोमस का अपना कोई धर्म नहीं था, तो रोमस ने क्या किया कि वो जिस भी कॉन्टिनेंटल को जीतते थे, वहाँ की जो भी गॉड्स होते थे, या अच्छी बातें होती थी, या भगवान होते थे, देवी देवता होते थे, उसको वो ग्रैब करते थे, उसको वो मानते थे, उसको अपने यहाँ ले आते थे। इस तरह से इटली में क्या हुआ कि एक मिली जुली संस्कृति सामने आई। ऐसे ही एक नगर था ग्रीस। जब ग्रीस रोमन इन्फ्लुएंस में आता है तो जो ग्रीस के देवता होते हैं, जो कहानियाँ होती हैं, वो रोमन्स अपने यहाँ अडॉप्ट कर लेते हैं। और जो रोम का कल्चर होता है वो ग्रीको रोमन कल्चर के फॉर्म में डेवलप होता है। अब ये बात हम आपसे कर क्यों रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि करीब 1775 के आसपास फ्रांस, जो उस समय काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल के रूप में चल रहा था। अब उथल पुथल क्या थी? फ्रांस और ब्रिटेन में लड़ाइयाँ चल रही थी। लड़ाइयाँ वर्चस्व को लेके थी। पूरे विश्व पे कहाँ किसकी ज़्यादा कॉलोनीज़ होंगी, व्यापार में कौन ज़्यादा मुनाफा कमाएगा, इस तरह की जो प्रतिस्पर्धा थी वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चली आ रही थी। अमेरिका में उस समय लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में जो फ्रांस था वो ब्रिटेन के अगेंस्ट में सपोर्ट कर रहा था। और इस सपोर्ट में फ्रांस जो था बहुत ज़्यादा खर्चा भी कर रहा था। अब ये खर्च कहाँ से आएगा? ये खर्च आएगा फ्रांस की जनता से। और फ्रांस की जनता में बढ़े हुए टैक्सेस को लेके, आर्मी में भर्तियों को लेके, जो उनके नौजवान थे उनको ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था और बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था। तो इससे जो फ्रांस की जनता थी, इनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश था। ये जो आक्रोश होता है किसी भी आंदोलन को जन्म देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसी बीच 1775 के आसपास एक स्कॉलरशिप होती है जिसको हम प्री द रोम बोलते हैं। प्री द रोम एक आर्टिस्ट को मिलती है जिसका नाम दाविद होता है। वो वहाँ के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट या मेन आप बोल सकते हैं एक आर्टिस्ट होते हैं, बुशे, उनके एक शिष्य होते हैं, उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है। अब दाविद वहाँ से फ्रांस से स्कॉलरशिप को ग्रैब करते हैं और
आर्ट को सीखने के लिए वो इटली आते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इटली एक तरह से सेंटर होता है आर्ट एंड कल्चर का, क्योंकि रोमन्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ों को लाए और वहाँ पे उन्होंने उसको स्थापित किया। क्रिश्चियनिटी भी आपने को पता होगा कि कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे जब कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को अपना राज धर्म बना दिया तो क्रिश्चियनिटी रोमन्स ने अपने नेशनल रिलीजन मान लिया, और नेशनल रिलीजन को मानने के कारण जो इटली में था वो क्रिश्चियनिटी इस तरह से कल्चर को फ्लरिश करी कि वहाँ पे ड्राइंग, वहाँ पे स्कल्पचर और भी जो आपके आर्ट फॉर्म हो सकते हैं उसको काफ़ी फ्लरिश किया गया और उसको सीखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे। इसी पर्पज़ में जो स्कॉलरशिप जिसको प्री द रोम बोलते हैं वो डेविड को मिलती है, और डेविड उसके लिए आते हैं फ्रांस से इटली में आते हैं सीखने के लिए, और इटली में वो जो मेन सेंटर्स है वहाँ पे घूम घूम के वो देख रहे होते हैं। एट दैट टाइम विंकलमैन एक जर्मन के आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो इटली में खुदाई कर रहे होते हैं। अब खुदाई किस चीज़ की हो रही होती है, वहाँ पे 1738 1738 और 1755 ये 2 सन होते हैं जहाँ पे हरक्यूलियन एक शहर होता है जो 1738 में एग्जवेट किया गया, खोदा गया, और 1755 में पोम्पई एक शहर होता है उसकी खुदाई चल रही होती है। अब ये दोनों जो शहर होते हैं ये वेसुवियस करके एक ज्वालामुखी है, उसका जब विस्फोट होता है तो उसकी राख फाख से वो सब दब जाते हैं और इसका पूरा शहर नामो निशान मिट जाता है। सबको पता होता है कि ये ज्वालामुखी फटा था और शहर जो यहाँ पे पहले के बसे हुए थे वो सब ज़मीन दोज हो जाते हैं, राख से दब जाते हैं। लेकिन इतनी वहाँ पे मशीनरी नहीं थी कि उसको दोबारा खोदा जाए, देखा जाए। लेकिन 1755 और 1738 में वहाँ पे उत्खनन शुरू होता है, और जब शहर खुद रहे होते हैं तो शहर की जो दीवार हैं, जो घर हैं, उनके अंदर राख भरी होती है, क्योंकि ज्वालामुखी का जो लावा होता है गर्म होता है। जब वो लावा हटाया जाता है, राख हटाई जाती है, तो शहरों में हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, मोज़ैक के जो चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं, फर्श देखने को मिलती जो मोज़ैक से बनाई गई थी, पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जो फ्रेस्को टेक्निक्स थे उनमें काम हुआ था। तो ये एक बिल्कुल दबा हुआ खजाना निकल के आता है पोम्पई और हरक्यूलियन के रूप में, और इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। और विंकलमैन करके जो मैंने अभी नाम पहले बताया, वो विंकलमैन इन सभी जो आर्टिफैक्ट्स निकल के आते हैं इन पे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स ले रहे होते हैं, अपनी स्टडीज़ को पब्लिश करा रहे होते हैं, लेख लिख रहे होते हैं। और ये वो समय होता है जब फ्रांस से जो डेविड हैं वो रोम आते हैं पढ़ने के लिए। अब जब वो आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अचंभित होते हैं, क्योंकि उनके सामने एक नई दुनिया खुली होती है। उस नई दुनिया में वो देखते हैं कि भाई यहाँ तो आदर्शवाद के बारे में बात हो रही है। ग्रीक एक शहर है जहाँ पे एक बहुत महान कहानियाँ हैं, सुकरात की कहानियाँ हैं। वहाँ पे जो है होरेशियो के बारे में कहानियाँ हैं, वहाँ पे हरक्यूलिस के बारे में कहानियाँ हैं, और ये सारी की सारी कहानियाँ त्याग के बारे में बताती हैं। वो इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, वो मसल्स को स्टडी करते हैं, वो जो आदर्श होता है कला का, जैसे आपने अगर पढ़ा होगा तो जब यूनान या मिस्र में की हम कला के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा दौर था जब एक स्वस्थ शरीर को वो एक बड़ी उपलब्धि मानते थे, और एक जो शरीर है उसका परफेक्ट होना, उसका परिपूर्ण होना, वो एक ऐसी आप बोल सकते हैं धन होता था जिसको हर आदमी कमाना चाहता था, जिसको हम आदर्शवाद बोलते हैं, जिसको हम शास्त्रीय युग भी बोलते हैं। इन सब के बारे में इंटरेक्शन होता है जैक लुइस डेविड का, और डेविड उन सब चीज़ों से एक चीज़ जो सीखते हैं वो ये सीखते हैं आत्मसम्मान, जो सुकरात की कहानी से देखने को मिलता है, अरिस्टोटल या प्लेटो की कहानी सुनने को मिलता है, हरक्यूलिस जिसमें वो 7 जो आश्चर्य हैं उनको हराते हैं, 7 लड़ाइयाँ लड़ते हैं और अपनी जो प्राइड होता है उसको स्थापित करते हैं। ये सब डेविड सीख के वहाँ से वापस फ्रांस में आते हैं। फ्रांस की कंडीशन ऑलरेडी बिगड़ी हुई होती है, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ का राजा है लुई 16 वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रहा होता है, और जनता के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ होता है कि जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष फैला होता है।
और फल स्वरूप क्या होता है कि फ्रांस में क्रांति हो जाती है, जो 1789 से लेके 99 तक, यानी कि करीब 10 साल तक ये क्रांति का दौर चलता है। और इस क्रांति में क्या होता है कि जो फ्रांस की जनता होती है वो अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लेती है। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये क्रांति करने के लिए नए नए तरीके खोज रहे होते हैं, राजा के अगेंस्ट कैसे उसके तरीके खोज रहे होते हैं, किस तरह से अपनी बात को मनवा लें उसके तरीके खोजे जा रहे होते हैं। इसी समय एक क्लब जो होता है इसको जैकोबिन क्लब बोलते हैं। जैकोबिन क्लब एक बड़ा समूह निकल के आता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं, शामिल होते हैं। जैकोबिन क्लब की जो विचारधारा होती है वो जैक लुइस डेविड, जो प्री द रोम स्कॉलरशिप के थ्रू इटली में आके ड्राइंग और पेंटिंग सीखते हैं और वो सीख के वापस फ्रांस जाते हैं, वो जैकोबिन क्लब की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो क्रांति के पक्षधर होते हैं और फिर वो एक पेंटिंग बनाते हैं। इस पेंटिंग को बोलते हैं ओथ ऑफ होराथी या होरोशिए का प्रण। ये एक ऐसी पेंटिंग होती है, एक ऐसी कहानी बता रही होती है जो होराथी ब्रदर्स, यानी एक होराथी नाम का एक गांव होता है। एक कहानी ग्रीस की है, ग्रीस से ली गई है और इस कहानी के बारे में जैक लुइस डेविड को पता चला था जब वो रोम में थे, जब वो पढ़ रहे थे, वहाँ पे स्टडी करने आए थे। तो उसमें वो एक कहानी ये होती है कि होराथी ब्रदर्स होते हैं और उनको अपने जो शहर है उस होराथी उसकी सम्मान के लिए एक लड़ाई छिड़ी होती है, तो लड़ना होता है। वो 3 भाई होते हैं और उस ज़माने की एक परंपरा होती है कि पूरी सेना लड़ाई नहीं लड़ती हैं, बल्कि सेना के कुछ योद्धा लड़ाई करते हैं आपस के बीच में। अगर वो जो जीत जाता है वो सेना जीत जाती है। तो होराथी ब्रदर्स का सामना जो 3 योद्धाओं से होता है, उन तीनों योद्धाओं में से एक के साथ में होराथी ब्रदर्स की जो बहन है उसकी शादी तय होती है। अब यहाँ पे विडंबना वाला एक सीन है कि भाई होराथी ब्रदर्स अगर में से कोई मरेगा तब भी उस बहन का नुकसान है, या जो सामने वाले जो भाई लड़ने आ रहे हैं उनमें से कोई मरेगा तब भी उस बहन का नुकसान है। लेकिन दोनों लोग तब भी लड़ाई लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके शहर, उनका गाँव, उनके समाज की जो प्रतिष्ठा है वो जुड़ी हुई है। यानी कि प्रतिष्ठा या सम्मान के लिए अगर आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तो भी आपको लगाना चाहिए। ये एक पेंटिंग बना देते हैं 1785 में, 1785 में, और ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है क्योंकि जनता का भी तो जो मूड था वो भी यही था। वो भी अपना सम्मान जो राजा ने अब उसके ऊपर टैक्स लगा लगा के दबा दिया तो दोबारा पाना चाहती है। जो समाज का एक बड़ा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो दबा कुचला वर्ग है, वो क्रांति में पार्टिसिपेट कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कहीं ना कहीं उनकी जो अहमियत है वो जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो जैक लुइस डेविड की जो पेंटिंग होती है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, उनको बड़ा नाम मिल जाता है उसी समय। अब राजा जो फ्रांस का राजा है और जो फ्रांस की जनता है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा खटास आ चुकी है। जैक लुइस डेविड इसी समय एक पेंटिंग और बनाते हैं। उस पेंटिंग का नाम होता है ब्रूटस के पुत्रों का शव दहन। अब ये ब्रूटस कौन है? ये भी एक कहानी है जूलियस सीजर की। आपने पढ़ा होगा जूलियस सीजर के बारे में। जूलियस सीजर का एक दोस्त होता है ब्रूटस, और जूलियस सीजर की कहानी में जो ब्रूटस है वो अपने दोस्त के लिए एक लड़ाई छेड़ देता है क्योंकि जूलियस सीजर की हत्या हो चुकी होती है, और अपने दोस्त के सम्मान के लिए, अपने दोस्त के मृत्यु का बदला लेने के लिए जो ब्रूटस है वो अपने बच्चों को लड़ाई में भेजता है जो मर जाते हैं, और उसका शोक जो मनाया जा रहा है उसके सीन को जो जैक लुइस डेविड है वो अपनी पेंटिंग में दिखाते हैं। और ये जो पेंटिंग है ये जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसको लगता है कि नहीं, हमें जो नैतिक मूल्य हैं उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। ये सारी जो बातें हो रही हैं ये फ्रांस की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं क्योंकि पूरी जनता में असंतोष फैला हुआ है। इस तरीके से जो जैक लुइस डेविड हैं अपनी इन दोनों पेंटिंग से जनता के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। इसी बीच में सब फ्रांस में क्रांति भी हो जाती है। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात क्योंकि एक ना एक तो नेता है वो चाहिए ही चाहिए,
तो फ्रांस की जनता जो होती है वो नेपोलियन को अपना नेता मान लेती है। नेपोलियन उस समय फ्रांस की सेना में एक सेनापति होते हैं और धीरे धीरे उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है, बाद में वो एक तानाशाह बन जाते हैं। उस समय जो जैक लुइस डेविड होते हैं वो नेपोलियन के विचारों के बहुत कट्टर समर्थक होते हैं। फ्रांस की जो क्रांति होती है उसके पश्चात में 1792 के आसपास असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसमें जैक लुइस डेविड भी खड़े होते हैं, वो उसके एक मेंबर बन जाते हैं। फिर जैसे आपका जो नेपोलियन है वो राजा बनता है, तो नेपोलियन अपनी स्वामी भक्ति के कारण जो जैक लुइस डेविड है उनको जो फ्रांस की मेन कमेटी है, कल्चरल कमेटी, उसका वो हेड बना देते हैं। अब जब जो जैक लुइस डेविड हैं, जब वो फ्रांस की जो कमेटी है जो जिसके पास सारे अधिकार होते हैं कि भाई पूरे फ्रांस में किस तरह की पेंटिंग्स बनेंगी, क्या नियम होंगे, क्या तरीके होंगे, वो सब कुछ फ्रांस के राज दरबार में कैसी पेंटिंग टंगेंगी, पूरे राष्ट्र की विचारधारा जो पेंटिंग्स के थ्रू दिखनी चाहिए, वो सब कुछ जैक लुइस डेविड के हाथ में आ जाता है। अब अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो जैक लुइस डेविड हैं वो तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं ग्रीक की कहानियों से, यूनान की कहानियों से, तो वो उसी आदर्शवाद को अपना मेन सोर्स मानते हैं। वो उनकी कहना ये होता है कि भाई अगर आदर्श के लिए, अगर आपको अपने देश की रक्षा करने के लिए अगर आपको अपने आप को मरना पड़े तो आप मार सकते हैं। अगर किसी ऐसी विचारधारा जो एक बड़े समुदाय के लिए फलदायक है, फ्रूटफुल है, उसके लिए किसी को अगर हत्या करनी है तो जायज़ है। इसी क्रम में कई सारी पेंटिंग्स को भी बनाते हैं, जैसे आपकी है डेथ ऑफ सोक्रेटिस जिसको सुकरात की मृत्यु बोलते हैं, डेथ ऑफ मारात जिसको मारात एक जैकोबिन क्लब का एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था, उसको वो पेंट करते हैं कि वो अपने डेथ टाइम में भी क्रांति के बारे में सोच रहा है। सेवेंस का शील भंग, टेनिस कोर्ट की शपथ जिसको बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें जैकोबिन क्लब के जो लोग हैं वे इकट्ठा होकर शपथ ले रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमको क्रांति में सहयोग देना है। ये सारे टॉपिक्स पे जैक लुइस डेविड अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रांस, ग्रीस और यूनान की जो स्टोरीज़ होती हैं, जिसके मेन हीरो सोक्रेटिस हो गए, अलेक्जेंडर हो गए, ट्रॉय, हेक्टर, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे ट्रॉय की कहानी आप सबने सुनी, बीच में लकड़ी का घोड़ा होता है, वो ट्रॉय और यूनान के बीच में लड़ाई होती है, और इसमें एक्लीस आता है। एक्लीस के बारे में, क्योंकि एक्लीस को पता होता है कि एक्लीस भी मर जाएगा, हेक्टर को भी पता होता है कि हेक्टर मर जाएगा, ये लेकिन अपनी प्राइड, अपना सम्मान, अपना आत्मसम्मान, इन सब के लिए वो दोनों लड़ते हैं और एक मैसेज देते हैं। इस मैसेज को जैक लुइस डेविड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जैक लुइस डेविड सोचते हैं कि क्रांति का जो निष्कर्ष होता है, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात में जो जनता का शासन आया, इसमें भी इसी निष्कर्ष को जनता को मानना चाहिए। और इसलिए वो ऐसे नियम बनाते हैं कि पूरा जो क्लासिकल एज का टाइम पीरियड है, क्लासिकल एज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वही बनने चाहिए। जैसे कि उन्होंने फिक्स कर दिया किस तरह के रंग लगने चाहिए पेंटिंग्स में, उन्होंने फिक्स कर दिया किस तरह के टॉपिक्स होने चाहिए, उसमें देशभक्ति होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई त्याग की भावना होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं एक आदर्श स्थापित हो रहा हो। जैसे डेथ ऑफ सोक्रेटिस में सुकरात जो विष का प्याला पी रहे हैं, वो ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि मेरी मृत्यु से मेरे विचार जो हैं वो सदियों तक जिंदा रहेंगे। तो वो बहुत ही एक, आप बोल सकते हो कि एनलाइटमेंट वाली पेंटिंग है। उसको देख के कोई भी समझदार इंसान यही बोलेगा कि नहीं, विचार, शरीर मर जाता है लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। तो इस तरह के उन्होंने नियम बना दिए। वीरता, साहस, त्याग, बलिदान, ये आपके पेंटिंग के पार्ट होने ही चाहिए। पेंटिंग के जो आपके एक्टर्स हैं, पेंटिंग के जो मॉडल्स हैं, उनका जो वेशभूषा है वो रोमन होना चाहिए, मुद्राएं, भाव भंगिमाएं, एवरीथिंग, वो सभी कुछ क्लासिकल होना चाहिए। और ये क्लासिकल कहाँ का होना चाहिए? यूनान का होना चाहिए, वो एथेंस का होना चाहिए, क्योंकि जैक लुइस डेविड के हिसाब से वही आदर्श था। और इस तरह से फ्रांस में एक ऐसे आर्ट मूवमेंट का उदय हुआ। इस आर्ट मूवमेंट में सिर्फ ये कहा गया कि नहीं, पेंटिंग में एक आदर्श होना ही चाहिए, पेंटिंग में एक
एक ऐसी विचारधारा होनी चाहिए जिसमें देश सबसे पहले आ रहा हो, जिसमें समाज सबसे पहले आ रहा हो, उसमें व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा पीछे रह गई। तो ये जो नवशास्त्रीवाद जो एक कला आंदोलन के रूप में फ्रांस में निकला, उसका मेन कॉन्सेप्ट था, उसकी कोर सोल ये है, और जैक लुइस डेविड ने इसको इस्टेब्लिश किया। नेपोलियन बाद में हार जाते हैं, और जैसे नेपोलियन हारते हैं वैसे जैक लुइस डेविड का भी पतन हो जाता है, और जैक लुइस डेविड बेल्जियम चले जाते हैं। इनकी सारी पेंटिंग्स को जो जो रिबेलियंस होते हैं वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, और जैसे ही जैक लुइस डेविड हारते हैं, चले जाते हैं, वैसे ही जो इनकी विचारधारा थी, ये विचारधारा टूट जाती है, और विचारधारा के अगेंस्ट में फिर रोमांटिसिज्म या रियलिज़म ये सब नए वाद शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब कंक्लूज़न क्या निकलता है नवशास्त्रीवाद से? कंक्लूज़न क्या निकलता है, हमको क्या सोचना चाहिए? बच्चों, नवशास्त्रीवाद वो कला आंदोलन है जिसने कला को एक विचारधारा दे दी। इसके पहले जो कला थी वो या तो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी, या वो जो कला थी वो राजाओं या जो सामंत थे या जो बड़े ज़मींदार थे उनकी इच्छा पे बन रही थी। उसमें कोई एक स्पेसिफिक सोच नहीं थी। जैसे रोमनस स्टाइल के बारे में आपने पढ़ा होगा, रोकोको स्टाइल के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। इन सब में कोई या तो स्पिरिचुअल मैसेज है धर्म का, क्रिश्चियनिटी का, अदरवाइज़ वो राजा जैसा वो जो ज़मींदार है जो वो चाहता है वो उन्होंने बनाया, सुंदर से सुंदर चीज़ें बनाई गई, लेकिन उस सुंदर से सुंदर चीज़ का मतलब क्या है, वो क्या सिखा रहा है, वो नहीं था। जैक लुइस डेविड ने एक सोच दे दी, कला के प्रति एक सोच दे दी, और ये जो कला के प्रति सोच थी पेंटिंग्स में खास करके, वो अमर हो गई, और इसने एक नए रास्ते खोल दिए कलाकारों के लिए कि भाई वो एक निश्चित दायरे में ही पेंटिंग बनाए या एक निश्चित विचारधारा के हिसाब से पेंटिंग बनाए। बाद में कई तरह की विचारधाराएं और निकल के आ गई, और इस तरह से हमारे सामने एक कड़ी मिलती चली गई जिसमें नए नए आर्टिस्ट आ रहे थे, नए नए ग्रुप्स आ रहे थे, जिन्होंने अपनी अपनी सोच के हिसाब से कला के उत्थान में अपना योगदान दिया। तो नवशास्त्रीवाद का ये कोर कॉन्सेप्ट है, ये मेन सोल है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि यार बच्चों को पता होना चाहिए। और ऑडियो फॉर्मेट में मैंने इसलिए बताया आपको कि आप ये जो 15-20 मिनट का लेक्चर है इसको आप सुन लें, तो आपको इसकी जो आत्मा है नवशास्त्रीवाद की वो पता लग जाएगी, जिससे आप एग्ज़ाम में अगर कहीं लिखना है या कोई आर्टिकल लिखना है तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी। वैसे इस टॉपिक पे ऑलरेडी 2 पार्ट में 2 वीडियो बन चुके हैं जो इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। वहाँ पे बाकायदा एक एक पेंटिंग के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम रोमांसवाद, जिसको आप स्वच्छंदतावादी बोलते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे, और उसमें हम ये जानेंगे कि स्वच्छंदतावाद आया क्यों था, ये क्यों डेवलप हुआ, इसका रीज़न क्या था। ठीक है, तो फिर जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप खूब सारा पढ़ाई पढ़ते रहिए। धन्यवाद।